ओके स्टूडेंट, आज हम लोग को साउंड चैप्टर पढ़ना है। साउंड क्या है, इसके बारे में, साउंड का स्पीड क्या है, साउंड का वेव क्या है, साउंड वेव का नेचर क्या है, स्पीड ऑफ साउंड, और जो है इस पे कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी बनाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं साउंड चैप्टर। ये क्लास 9 में है, एज वेल एज 7 में भी है, 8 में भी है। तो ये बच्चे आप लोग 7, 8, 9 तीनों के बच्चे देखेंगे, क्योंकि ये हम 9 का वीडियो स्टैंडर्ड से बता रहे हैं, तो इसके साथ साथ टोटल टॉपिक डिस्कस भी करते हुए जाएंगे। चलिए, तो क्या है, पहला हमारा है द सेंसेशन ऑफ द सेंसेशन felt by our ear is called sound। हमारे ईयर को सेंस करते, देखिए हमारे पास 5 सेंस ऑर्गन है। 5 सेंस ऑर्गन है ना, क्या क्या है? नोज, ईयर, टंग, आई और एक स्किन है। तो ये सारे चीज कुछ ना कुछ सेंस करते हैं। तो हमारा ईयर जिसको सेंस करता है वही साउंड है। बहुत अच्छा डेफिनेशन दिया हुआ है। साउंड इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। साउंड क्या है? साउंड इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, हाँ, which make us hear या which enable us to listen something। साउंड एक ऐसा फॉर्म है एनर्जी का जो हमें, मतलब कि किसी चीज को सुनने में मदद करता है, किसी चीज को सुन पाते हैं। At home we hear sound of our parent talking to us। We also hear the sound of telephone, bell, radio, stereo system, मिक्सर, ग्राइंडर, इस सभी चीज का आप साउंड सुनते हैं। At school we hear the sound of our teacher, classmates and school bells। These all are the sources of sound। ओके, जिससे आपको साउंड सुनने के लिए मिलता है। We hear the sound, we hear the sound of scooter, motorcycle, car, bus, trucks ना on road, and the sound of flying aeroplane। फ्लाइंग एरोप्लेन, आप जहाज को उड़ते हुए देख सुने होंगे, उसका साउंड सुने होंगे, है ना। हेलीकॉप्टर तो मधेपुरा में ज्यादा आता है। हाँ, फ्रॉम स्काई। एट म्यूजिक कंसर्ट, जहाँ पे म्यूजिक हॉल है, वहाँ पे जैसे कि आप जो है सिनेमा हॉल ले लीजिए, वहाँ भी आपको साउंड सुनने के लिए मिलेगा। वेरियस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से, जैसे यहाँ पे है हमारा म्यूजिकल सितार, बीना, वायलिन, तानपुरा, पियानो, हारमोनियम, फ्लूट, शहनाई, तबला, चिम्बल एंड एज आर द गार्डन। इन ए गार्डन वी हियर द साउंड ऑफ चर्पिंग बर्ड। और हम लोग बगीचे में या गार्डन में क्या देखते हैं? साउंड, किसका साउंड सुनते हैं? बर्ड्स का। और भी कोई भी म्यूजिकल डिवाइस का भी सुन सकते हैं। तो आइए, यहाँ पे एक फिगर देख रहे हैं, ये बहुत अच्छे, यहाँ पे एक देख रहे हैं, ये म्यूजिशियन है। हाँ, जस्ट लाइक रिपल। और जैसे यहाँ पे देखिए, ये पानी का ड्रॉप्स है, पानी है, इसमें से कुछ सपोज आप पानी में जब फेंकेंगे तो एक इस तरह का रिपल टाइप का बनेगा। तो ये रिपल जो है, इसी तरह का हमारा कुछ साउंड वेव होता है। ए वेव इज ए वाइब्रेटरी डिस्टरबेंस इन मीडियम। जैसे देखिए पानी अस्थिर है, आप उसमें से एक पत्थर मार दीजिए, तो पत्थर मारेंगे तो क्या होगा, वहां पे वो पानी के चारों तरफ एक राउंड राउंड सर्कल सा बनते जाता है, जिसको हम लोग रिपल कहते हैं। तो लाइक वाइज इसी तरीके से हमारा साउंड वेव भी होता है। ओके, तो आइए हम लोग देखते हैं साउंड वेव। साउंड वेव आर लॉन्गिट्यूडनल वेव। तो पहला नंबर बात, व्हाट इज वेव? वेव हम लोग कहेंगे एक काइंड ऑफ डिस्टरबेंस इन अ मीडियम। जैसे अभी हम लोग यहाँ पे बोल रहे हैं, जो हमारे आसपास का एयर है वो बिल्कुल अभी शांत था, जब बोलने लगते तो वो बोलने के साउंड के कारण, साउंड एनर्जी के कारण वो वाइब्रेट होने लगता है, यानी कि उसमें एक डिस्टरबेंस प्रोड्यूस हो जाता है। जैसे आप देखिए पटाखा छोड़िए या बस का चक्का आवाज करता है, तो उससे बहुत लॉट्स ऑफ साउंड होता है, जिसके कारण जो एटमॉस्फेयर में है, एयर में डिस्टरबेंस आता है और एक वेव बनाता है।
तो वेव क्या है, एक काइंड ऑफ डिस्टर्बेंस है। तो ए वेव इन विच पार्टिकल ऑफ मीडियम वाइब्रेट बैक एंड फोर्थ, ऐसा वेव जिसमें पार्टिकल ऑफ मीडियम कैसे वाइब्रेट होता है, बैक एंड फोर्थ मींस आगे एंड पीछे। जैसे यहाँ पे अभी एयर है तो हम जो बोल रहे हैं तो इसके कारण यहाँ का एयर ऐसे ऐसे आगे पीछे वाइब्रेट हो रहा है। तो अगर कोई वेव इस तरह से हो जिसमें पार्टिकल ऑफ मीडियम जो है टू एंड फ्रो वाइब्रेट करे आगे एंड पीछे, तो हम लोग ऐसे वेव को कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव। कौन सा वेव कहते हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव। समझ में आ रहा है आप लोग को, लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या है, द वेव इन विच द पार्टिकल ऑफ मीडियम वाइब्रेट टू एंड फ्रो, आगे है पीछे। तो यहाँ पे देखिए कुछ स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है, जैसे यहाँ पे देखिए ये स्प्रिंग देख रहे हैं। इस स्प्रिंग में क्या हो रहा है कि यहाँ पे देखिए, पहले मान लीजिए ऐसे हम लोग मान लीजिए कि एयर अभी बिल्कुल एक जैसे बिखरा हुआ है, जैसे यहाँ पे इस पिक्चर में आप देख रहे हैं यहाँ पे। और नेक्स्ट वाला यहाँ पे जो पिक्चर है इसमें देखिए क्या हो गया, कहीं पे ज्यादा और कहीं पे कम हो गया है कि नहीं। तो यहाँ पे क्या है, ऐसे करके वाइब्रेट हो रहा है। देखिए यहाँ पे सपोज यहाँ पे कोई एयर है, जैसे धक्का दिए ये एयर आस पास में चला गया, पहले से यहाँ एयर था और ये वाला भी यहाँ आ गया तो बहुत ज्यादा हो गया। जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं स्प्रिंग में क्या हो रहा है, कहीं पे ज्यादा क्लोज है रिंग्स और कहीं पे लेस है। क्या होता है जब हम लोग बोलते हैं तो हमारे पास का एयर वाइब्रेट होता है, वो अगले वाले की तरफ पुश करता है और यहाँ पे खाली हो जाता है, फिर नेक्स्ट वाला उसको जब पुश करता है तो एक इसी तरह का स्ट्रक्चर बनता है। जो यहाँ पे ज्यादा होता है उसको हम लोग कहते हैं कंप्रेशन, मीन्स वहाँ पे मोर पार्टिकल ऑफ एयर होता है, फिर वो नेक्स्ट वाले को शेयर करता है। इस तरह से कम और ज्यादा कम ज्यादा होता है। तो जहाँ पे कम होता है उसको हम लोग कंप्रेशन कहते हैं, जो कि यहाँ पे देखिए सी से हम लोग डिनोट भी किया गया है यहाँ पे। और यहाँ पे कम पार्टिकल्स है, मान लीजिए यानी स्प्रिंग के जैसे यहाँ पे देखिए डिस्टेंस में है तो हमारा एयर क्या होता है उसमें भी गैप हो जाता है ज्यादा। तो यहाँ पे भी देखिए ये रेयर फ्रिक्शन कहलाता है, कंप्रेशन रेयर फ्रिक्शन, कंप्रेशन रेयर फ्रिक्शन। इस तरह से वो मतलब कि जैसे हम अभी अगर 4-5 आदमी लाइन में जुड़े हो, मतलब कि एक लंबा सा लाइन हो, एक को धक्का देंगे तो नेक्स्ट वाले को धक्का देगा, फिर नेक्स्ट वाले को, इस तरह से करके साउंड पार्टिकल्स भी मूव करता है। तो साउंड वेव भी जब ट्रैवल होता है वो एक लॉन्गिट्यूडनल वेव फॉर्म करता है, ठीक है। साउंड वेव क्या होता है, लॉन्गिट्यूडनल वेव फॉर्म करता है। द वेव प्रोड्यूस इन एयर व्हेन ए गिटार इज प्लेड, हाँ, गिटार वायर या तानपुरा वायर दिस प्लग्ड आर लॉन्गिट्यूडनल वेव, ये सारे लॉन्गिट्यूडनल वेव होते हैं। इतना आप जान लीजिए कि साउंड वेव कैसा होता है, लॉन्गिट्यूडनल वेव होता है। यहाँ पे देखिए एक एयर को दिखाया गया है, मान लीजिए कि ये मीडियम में एयर है और यहाँ पे बहुत क्लोज पार्टिकल्स है, यहाँ पे डिस्टेंस में पार्टिकल है, यहाँ क्लोज है, यहाँ पे डिस्टेंस में। जहाँ क्लोज में है वो क्या है, कंप्रेस्ड है, यानी कि कंप्रेशन उसको बोलेंगे। और जहां पे लेस पार्टिकल है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रेयर बोलेंगे, वहां रेयर फ्रैक्शन बोलेंगे। इस तरह से एक कंप्रेशन इज दैट पार्ट ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव इन विच पार्टिकल ऑफ मीडियम आर क्लोज, मीडियम के पार्टिकल क्या है, क्लोजर है, नजदीक नजदीक है। एंड अनदर देन नॉर्मली, नॉर्मल जो है उससे ज्यादा और कम होता है। and there is a momentary reduction in volume of medium क्या होता है momentary, मतलब क्या है, जैसे क्या ये जब हम लोग कुछ बोलते हैं तो एक्चुअली ये नहीं है कि यहाँ का एयर मूव करके वहां चला गया, ये क्या करते हैं ना, अगले वाले को धक्का दिया फिर अपने जगह पर आता है, ऐसे ऐसे करता है। तो क्या होता है कि मोमेंट्री इसलिए यहाँ पे वर्ड लगाया गया है कि कहीं पे कम मतलब थोड़ा क्षण के लिए पार्टिकल ऑफ मीडियम रिमेन एट इट्स ओरिजिनल पोजिशन, but they just move forward and backward and they pushes the particles, इस तरह से वो पार्टिकल्स को आगे पुश करता है। ओके, यहाँ पे देखिए एक ट्रांसफर वेव को दिखाइए, वाटर वाला वेव जो आप देखें, वेव दो तरह का होता है, लॉन्गिट्यूडनल वेव और ट्रांसवर्स वेव। तो पानी में जब आप कोई स्थिर पानी है तालाब में, उस पर आप पत्थर वगैरह फेंकिएगा तो वो ऐसे करके अप एंड डाउन होता है, ऐसे करके अप एंड डाउन। तो कुछ यहाँ पे देखिए उसका स्ट्रक्चर टाइप का है। अगर हम लोग मान लीजिए कि एक रस्सी को बांध देते किसी वाल में और उसको फिर हम लोग
थोड़ा जर्क देंगे तो वो भी एक वेव की तरह फॉर्म करेगा, जो कि एक ट्रांसफर वेव का कंपैरिजन हम लोग कर सकते हैं कि ये इस तरह का ट्रांसवर्स वेव होता है। तो इसमें क्या होता है, पार्टिकल ऑफ मीडियम ऐसे करता है, ऊपर जाता है फिर नीचे जाता है, ऊपर और नीचे, एक मेन पोजीशन है उसके अप एंड डाउन जाता है। तो हम लोग कहते हैं कि वैसा वेव जिसमें पार्टिकल ऑफ मीडियम आगे पीछे नहीं, अप एंड डाउन, जिस जगह है वो वही है, वही के उसके ऊपर नीचे वाइब्रेट अप एंड डाउन होता है। तो ऐसे वेव को हम लोग जो कहेंगे ट्रांसवर्स वेव कहेंगे। देखिए एनर्जी को इधर कैरी करेगा लेकिन ये वेव ऐसे ऐसे मूव करेगा, तो ऐसे ऐसे मूव करेगा, तो इसको हम लोग कहेंगे ट्रांसवर्स। अगर वो एनर्जी को इधर कैरी कर रहा है और इधर ही मूव करता है ऐसे ऐसे, तो हम इसको लॉन्गिट्यूडिनल वेव कहेंगे। और ऐसे ऐसे कर रहा है तो क्या हुआ, ट्रांसवर्स हो गया। याद रखिएगा, जिस तरफ एनर्जी जा रहा है उसी के डायरेक्शन में टू फ्लो हो रहा है, तो ये हो गया लॉन्गिट्यूडिनल। अगर जिधर एनर्जी जा रहा है लेकिन उसके ऊपर परपेंडिकुलर है, अप एंड डाउन हो रहा है, इसको हम लोग कहेंगे ट्रांसवर्स वेव। तो वाटर वेव बहुत अच्छा एग्जांपल है ट्रांसवर्स वेव का। तो जो ट्रांसवर्स वेव होता है इसका जो है, जैसे देखिए मान लीजिए कि ये मेन पोजीशन है और इसका ये जितना ऊपर गया, ठीक है, मेन पोजीशन है, इसका जितना ऊपर गया, इससे मैक्सिमम ऊपर जो है सबसे टॉपेस्ट पॉइंट जो होगा उसको क्रेस्ट बोलेंगे, और इसके डीपेस्ट पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रफ बोलेंगे। तो यहाँ पे फिगर दिखाया हुआ है, जैसे कोई वेव पार्टिकल अप एंड डाउन जब करता है तो इसके जो टॉपेस्ट पॉइंट हुआ ए, ये क्रेस्ट कहलाएगा, और यहाँ पे जो सबसे लोवेस्ट पॉइंट है ट्रफ कहलाएगा। तो क्रेस्ट एंड ट्रफ इस तरह का फॉर्मेशन होता है आपको ट्रांसवर्स वेव में, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ये है आपको लॉन्गिट्यूडिनल वेव का डायग्राम। ये जो आप वेव देख रहे हैं कौन सा वेव है, ये वाला वेव आपको लॉन्गिट्यूडिनल वेव है। और यहाँ पे जो डायरेक्शन है आपको, यहाँ पे जो डायरेक्शन है क्या है, ट्रांसवर्स वेव का। लेकिन अभी जो आप साउंड चैप्टर पढ़िएगा तो इस साउंड चैप्टर में हम लोग इस ट्रांसवर्स वेव, हमारा वेव लॉन्गिट्यूडिनल है याद रखिएगा, बट हम लोग जब स्टडी करेंगे तो वहां पे ट्रांसवर्स वेव का डायरेक्शन डायग्राम लेके करेंगे। ऐसा इसलिए करेंगे कि ये हम लोग को इजी होता है पढ़ने में, समझने में। ओके, अब आइए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड वेव। साउंड वेव का क्या क्या गुण है ना। साउंड इज ए लॉन्गिट्यूडिनल वेव, साउंड वेव इज अ लॉन्गिट्यूडिनल वेव, मतलब पार्टिकल कैसे वाइब्रेट करेगा, अप टू एंड फ्रो, आगे एंड पीछे। A sound wave can be described completely by 5 characteristics। इसमें 5 चीज है, आप एक डायग्राम को बहुत अच्छा से देखिए, है ना, इसमें 5 चीज लिखा हुआ है। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है भाई, वेवलेंथ। देखिए अभी हम लोग ट्रफ क्रेस्ट पढ़े थे, तो इस फिगर में बी देखिए क्रेस्ट है और एफ क्रेस्ट पॉइंट है, तो इसके बीच के जो डिस्टेंस है इसको हम लोग वेवलेंथ बोलेंगे। या फिर नीचे आप आइए, डी क्या है, ट्रफ है, और एच क्या है, ये भी ट्रफ है। इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलेंगे, वेवलेंथ बोलेंगे। मतलब हम लोग वेवलेंथ का डेफिनेशन कैसे देंगे, डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव ट्रफ और टू कंसेक्यूटिव क्रेस्ट इज नोन एज वेवलेंथ। एक ये वेव बना, देखिए एक्चुअली वेव कौन बना, यहां से शुरू हुआ और ये यहां से यहां तक आया, एक ये वेव बना। बट ये वेव का आधा पार्ट एक तरफ है, आधा पार्ट ये वाली है और आधा पार्ट ये है। तो इसलिए जो है यहां से लेके यहां तक, तो आधा पार्ट, तो हम लोग ये देखेंगे कि अगर हम लोग इसके ट्रफ से ट्रफ तक लेते हैं, क्रेस्ट से क्रेस्ट तक के डिस्टेंस को लेते हैं, तो ये भी वेवलेंथ को रिप्रेजेंट करेगा। क्योंकि जैसे इसका आधा भाग है तो यहाँ पे डबल डबल करके हो गया, इसका हाफ यहाँ भी है, तो ये हाफ हाफ मिलके एक एक ट्रफ वाला ऊपर वाला भाग बन जाएगा, और ये दोनों नीचे वाला मिल करके कहिए ये, तो यहाँ पे एक नीचे है, तो ये दोनों जो है ये आपको दो कंसेक्यूटिव ट्रफ या दो कंसेक्यूटिव क्रेस्ट के बीच के डिस्टेंस को हम लोग वेवलेंथ बोलेंगे, और इसको लैम्डा से डिनोट करते हैं। ये देखिए एक उल्टा वाई का सिंबल है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लैम्डा। ओके, और इसमें क्या चीज है, हम लोग वेवलेंथ समझ गए, दो कंसेक्यूटिव ट्रफ या दो कंसेक्यूटिव क्रेस्ट के बीच के डिस्टेंस को वेवलेंथ कहते हैं। नेक्स्ट है एम्पलीट्यूड।
ये जो लाइन है ना, नीचे नीचे आप एक लाइन देख रहे हैं, ये वाला जो लाइन है, तो इस लाइन को हम लोग मीन लाइन बोलते हैं, है ना। कौन सा लाइन बोलते हैं? मीन लाइन। तो इस मीन लाइन से सबसे ऊपर का पॉइंट जो होगा, इस डिस्टेंस को हम लोग, ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन लाइन, मीन लाइन से वो कितना ऊपर जाता है या फिर वो कहां से कितना नीचे जाता है, तो इसको हम लोग कहेंगे एम्पलीट्यूड। मीन्स दिस वन इज द एम्पलीट्यूड, हियर बीपी इज एम्पलीट्यूड, एसएच इज एम्पलीट्यूड, एफआर इज एम्पलीट्यूड। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट मतलब कितना ज्यादा ऊपर जा सकता है या फिर कितना नीचे जा सकता है, उस मेन लाइन से, वो बीच वाला जो लाइन है, ब्लू वाला लाइन, उससे कितना नीचे जाएगा, ये हो गया आपको एम्पलीट्यूड। थर्ड वन है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या है? एक वेव को बनने में, जैसे मान लीजिए यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ से यहाँ आया, तो एक वेव बनने में जितना समय लगेगा, इसको हम लोग बोलेंगे टाइम पीरियड। टाइम टू मेक ए कंप्लीट वाइब्रेशन कॉल्ड द टाइम पीरियड। एक कंप्लीट वाइब्रेशन होने में जितना टाइम लगता है उसको टाइम पीरियड कहते हैं, और उसको हम लोग कैपिटल टी से डिनोट करते हैं। उसके बाद है फ्रीक्वेंसी। एक सेकंड में, मान लीजिए कि एक बार एक सेकंड में कोई 3 बार वाइब्रेट हो गया, एक सेकंड में 5 बार वाइब्रेट हो गया, एक सेकंड में 6 बार वाइब्रेट हो गया, तो वो जितना बार वाइब्रेट होगा वो उसका फ्रीक्वेंसी कहलाएगा। तो फ्रीक्वेंसी क्या है? इट इज द नंबर ऑफ वाइब्रेशन टेक प्लेस इन 1 सेकंड। एक सेकंड में जितना बार वाइब्रेट होगा वो क्या कहलाएगा? उसका फ्रीक्वेंसी कहलाएगा। मान लीजिए अगर कोई 1000 बार वाइब्रेट करता है तो उसका फ्रीक्वेंसी 1000 हो गया, नहीं। और फ्रीक्वेंसी जो है हेनरिच हर्ट्ज के नाम पे ही, उनके ही सम्मान में एक इसका यूनिट हर्ट्ज रखा गया है, HERTZ हर्ट्ज रखा गया है। इसको शॉर्ट में हम लोग HZ बोलते हैं, इसको आगे डिटेल में दिया हुआ है HZ। तो फ्रीक्वेंसी हम लोग 1000 बोलेंगे। अगर एक सेकेंड में 10 बार वाइब्रेट होता है, 10 वेव फॉर्म करता है, तो हम लोग कहेंगे फ्रीक्वेंसी कितना है? 10 है। ओके ओके, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, टाइम पीरियड समझ गए, एम्पलीट्यूड समझ गए, फ्रीक्वेंसी समझ गए। अब देखिए यहाँ पे ये डिवाइस देख रहे हैं, इसको हम लोग कहते हैं टर्निंग फॉर्क। ये फॉर्क जो है ना, इस पे लिखा हुआ रहता है, यहाँ पे देखिए थोड़ा सा अगर गौर से देखेंगे तो यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, तो यहाँ पे इसका फ्रीक्वेंसी लिखा हुआ है। अगर किसी फ्रीक्वेंसी में 10 लिखा हुआ है, तो आप अगर उसको एक बार ऐसे करके बीट करेंगे, वो एक सेकंड में 10 टाइम वाइब्रेट करेगा। ओके, यस, एक सेकंड में जितना बार वाइब्रेट होगा वो उसका फ्रीक्वेंसी कहलाएगा। यहाँ पे देखिए ऑलरेडी दिया हुआ है कुछ नंबर्स हैं, 256 जनरली ये होता है वाइब्रेशन, 387, 512, 256, इतना बार वाइब्रेट होता है। ओके, तो हम लोगों ने समझ गया कि ये है, और यही है हेनरिच हर्ट्ज, जिसके बारे में हम नाम बोले, हेनरिच हर्ट्ज साइंटिस्ट, इन्हीं के सम्मान में जो है फ्रीक्वेंसी का जो है यूनिट HZ रखा गया है। नेक्स्ट आइए, रिलेशन बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड। ये याद रखिएगा, टाइम पीरियड जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी होता है, यानी कि अगर आपका फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा तो टाइम पीरियड घट जाएगा, अगर टाइम पीरियड बढ़ेगा तो फ्रीक्वेंसी घट जाएगा। मतलब फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टाइम पीरियड। यहाँ पे हम लोग का दिया हुआ है, आप इसको नोट कर लीजिएगा कॉपी में। यहाँ पे the frequency of a wave is reciprocal to its time period, यहाँ पे फॉर्मूला भी दिया है, इसको नोट कर लेंगे वीडियो पॉज करके, ठीक है। ओके, F इक्वल टू, फ्रीक्वेंसी को हम लोग जनरली n से, स्मॉल n से स्मॉल f से डिनोट करते हैं, और टाइम पीरियड को t से। ओके, F हो गया फ्रीक्वेंसी के लिए, t टाइम पीरियड। वेलोसिटी ऑफ ए वेव, the distance traveled by a wave in 1 second is called velocity of a wave। एक सेकंड में जितना डिस्टेंस कोई वेव द्वारा कवर किया जाता है उसको हम लोग उसका स्पीड कहते हैं। तो वेलोसिटी निकालने का फॉर्मूला है आपको, वेलोसिटी इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस बाय टाइम होता है। तो डिस्टेंस तो
जितना उसका फ्रीक्वेंसी रहता है, फ्रीक्वेंसी मान लीजिए कि अगर 10 बार वेव वाइब्रेट किया और एक बार जितना फ्रीक्वेंसी है उसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम लोग को डिस्टेंस आ जाएगा। तो इसका आपको यहाँ पे ऑलरेडी फॉर्मूला एक निकाला हुआ है, v इक्वल टू लेमडा बाय टी। यहाँ पे लेमडा क्या है, वेवलेंथ है, टी कैपिटल क्या है, टाइम पीरियड है, और v वेलोसिटी है। ठीक है, तो यानी आपको अगर वेलोसिटी फाइंड करना हो तो आपको अगर फ्रीक्वेंसी दिया हो और वेवलेंथ दिया हो तो आप फाइंड कर सकते हैं इस फॉर्मूला से। अगर आपको वेवलेंथ और टाइम पीरियड दिया है तो आप इस फॉर्मूला से फाइंड करेंगे वेलोसिटी ऑफ साउंड। अगर फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ दिया है तो इस फॉर्मूला का यूज करेंगे। तो दो फॉर्मूला आपने सीख लिया, और एक फ्रीक्वेंसी निकालने का भी फॉर्मूला सीख लिया और टाइम पीरियड का। तो चलिए कुछ हम लोग क्वेश्चंस, प्रॉब्लम क्वेश्चंस भी करते हैं। एक क्वेश्चन है यहाँ पे ऑलरेडी देखिए, if 20 sound wave are produced in per second, what is the frequency? फ्रीक्वेंसी क्या है, तो 20 साउंड वेव मतलब कि 25 साउंड वेव 25 बार साउंड, मतलब कि एक सेकंड में वो 25 बार वाइब्रेट करेगा, तो इसका फ्रीक्वेंसी क्या है। तो अभी हम लोगों ने फ्रीक्वेंसी का डेफिनेशन भी पढ़ा था कि फ्रीक्वेंसी इज द नंबर्स ऑफ टाइप्स ऑफ वाइब्रेशन प्रोड्यूस इन 1 सेकेंड। तो यहाँ पे 25 वेव बना, मतलब 25 वाइब्रेशन हुआ एक सेकेंड में, इसलिए इसका फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा 25 हर्ट्ज, या फिर हम लोग इस तरह से लिखे 25 एचजेड लिखें। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ ए साउंड वेव व्हिच टाइम पीरियड इज 0.05 सेकेंड। टाइम पीरियड दिया हुआ है, आपको फ्रीक्वेंसी निकालना है। तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है 1/t, यानी t टाइम पीरियड। टाइम पीरियड कितना दिया आपको 0.05। इसको आप इस फॉर्मूला में रख दीजिएगा। तो इस डेसिमल को आप यदि हटाएंगे यहाँ पे तो ऊपर जाएगा कितना 100। अगर आप डेसिमल हटाएंगे तो ठीक है, तो आपको 100/5 आ गया। 5 से इसको कैंसिल कर दीजिएगा तो 20, तो इसका फ्रीक्वेंसी कितना हो जाएगा 20 हर्ट्ज हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, आप लोग वीडियो को पॉज करके सारे को लिखेंगे। आज के टॉपिक हम इतना ही डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।